हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईआरपी आपके जैसे कि अपन MRP 1 पढ़े हैं, MRP 2 पढ़े हैं, वैसा ही एक सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ नया नहीं है, बट ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। जैसे कि गाइस विंडोज़ के अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, तो हर थोड़ा एडवांस रहता है ना। उसी तरीके से MRP 1 के बाद एडवांस आया MRP 2, उसके बाद और एडवांस आया ERP। आई होप गाइस आपको इसकी हिस्ट्री समझ में आई होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अपन ERP के बारे में अब पढ़ लेते हैं। तो जो MRP ERP एक जैसा नाम है, ठीक है। तो ERP में क्या रहता है, देखो ERP में ऐसा होता है कि जैसे कि एडवांस सॉफ्टवेयर तो है ही, ठीक है। एडवांस होने के साथ साथ ये बहुत सारे काम करता है गाइस। जैसे कि MRP 1 क्या करता था, मैम वो ऑर्डर लेता था और देखता था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखता था। उसके बाद फिर प्रोसेस से थोड़ा रिलेटेड काम करता था, ERP 2 करता था, सॉरी MRP 2 करता था। ERP क्या करेगा गाइस, आपको क्या ज़रूरत रहता है बताओ। मैम हम चाहते हैं कि सामान आ जाए, सामान प्रोसेस हो जाए, सामान सेल हो जाए और उसके अकाउंट्स मेंटेन हो जाए। तो गाइस ये वाला सपना आपका पूरा करने आ गया है ERP, ठीक है। तो ERP क्या करेगा, एक ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा आपको, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा जो कि आपको सपोर्ट करे, क्या करे, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट करे ताकि आप ऑर्डर को फुलफिल कर सको, सारे आपके ऑर्डर्स उसको फुलफिल कर सको, मटेरियल को अच्छे से प्रोक्योर कर सको और उसके साथ साथ ही आपके बैलेंस शीट्स को भी बना के देगा आपको, ठीक है। सारे ऑर्डर आपके फुलफिल करेगा, मटेरियल को प्रोक्योर करेगा और जो भी बैलेंस शीट आपका बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करेगा, ठीक है गाइस। देन उसके बाद क्या करता है मैम ये, तो ये बहुत सारे काम करता है जो कि एग्जीक्यूशन में काम आते हैं आपके, ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जो भी काम आता है वो सब ये करता है, ठीक है। ये एकदम प्रोसेस ओरिएंटेड काम करता है गाइस। सारे काम जो इसके रहते हैं ना वो एकदम प्रोसेस ओरिएंटेड रहते हैं। और ये जितने भी डिपार्टमेंटल बैरियर्स रहते हैं, जैसे जो भी बैरियर्स है वो सारे बैरियर्स को हटा देता है, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन, ट्रांसमिशन, ये सारे डिपार्टमेंटल बैरियर्स को तोड़ देता है, ठीक है। और ERP क्या करता है, कंसोलिडेट कर देता है आपकी सारी चीज़ों को कम कंसोलिडेट करके एक कर देता है। मतलब जैसे ऐसा अलग अलग है तो ये सबको एक कर देगा वो ERP जो, ठीक है। सारे ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को एक थ्रेड पे बांध देगा। ये सारे मोती हैं, सारे मोती को एक साथ एक धागे पे बांध देता है ERP, ठीक है गाइस। तो ये पूरा बिजनेस को इंटीग्रेट कर देता है। तो गाइस अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अपन, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट। गाइस इजी इजी है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ERP में जो भी काम रहेगा वो थोड़ा एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ओपन करने में भी आसानी होगी। ऐसा ओपन स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आप आराम से बिना किसी भी इंटरफेरेंस के काम कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई इशू नहीं आएगा। देन कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, ये इस आपके लिए एकदम सूटेबल रहेगा कि आप सारे काम अपने रेंज में रह के आराम से कर सको, ठीक है। आपको सपोर्ट करेगा, आपके पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा और आराम से आप कॉम्प्रिहेंसिवली काम कर सकते हो। फिर कंपनी के बाहर जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल बिजनेस होते हैं, उनको भी तो कनेक्ट करना चाहिए ना, तो वो काम भी ये करता है। मतलब ये जोड़ के रखता है आपको, आपकी बाहर की कंपनी को, दोनों का एटमॉस्फेयर से जोड़ के रखता है। बियॉन्ड द कंपनी, मतलब कंपनी से बाहर भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये बेस्ट प्रैक्टिस अभी तक की, मतलब कह सकते हैं कि अभी तक का ये बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, इस पर्पस के लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेगा तब तो सारे आपको रिसोर्सेस ला के देगा ना। अब आपको कोई फैक्ट बताएगा आके तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगी तब तो फैक्ट बताएगा ना, नहीं तो कैसे बताएगा। एड-ऑन्स, एड-ऑन्स मतलब क्या करता है, ये कुछ कुछ चीज़ों को ऐड कर देता है आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस टूल्स में, जैसे कि डिसीजन मेकिंग का पावर आपको ऐड करके देगा, डाटा माइनिंग वगैरह कर देता है। तो गाइस ये क्या करता है, थोड़े एड-ऑन्स मतलब एक्स्ट्रा काम करके देता है आपको, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी से अपन ब्रशअप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखो गाइस, क्या क्या करेगा ERP, फ्लेक्सिबल रहेगा, कभी भी ओपन कर सकते हो आप, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, आपकी कंपनी से बाहर भी सोच के बताएगा, इंटीग्रेट करेगा चीज़ों को और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस अभी तक की है, ठीक है। फ़ायदे क्या हो गए मैम इसके, कर तो लिए, फ़ायदे बता दो ज़रा, हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो इस फ़ायदा तो होगा आपका, जैसे कि आपकी कॉस्ट जो आएगी वो कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। आप सोचो ना, आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, आप उस काम करने के लिए 4 लोग को रखे हो, तो 4 से इनको अलग अलग सैलरी देना पड़ता है, चारों को अच्छे से HR डिपार्टमेंट का काम कराना पड़ता है,
मतलब एचआर को ध्यान रखना पड़ता है चारों का, चारों की नीड फुलफिल करनी पड़ती है, चारों का ध्यान रखना पड़ता है, चारों के ऊपर अपन को सुपरविज़न करना पड़ता है। अब वही ये चारों काम आपका एक बंदा करके देगा। ये सारे काम आधे नहीं हो जाएँगे आपके, एक ही को सैटिस्फाई करना है, एक ही का ध्यान रखना है, एक ही का सब कुछ करना है। तो आपका कॉस्ट कम हुआ कि नहीं? ये एक जो है वो खुद ईआरपी है। तो फिर आपका काम कम हुआ कि नहीं? तो कॉस्ट तो कम होगी ही, ठीक है? उसके बाद जितने भी आपके फालतू के खर्चे हैं, वो सब कम हो जाएँगे, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा आपका प्रॉपर्ली पोस्टेज कॉस्ट वगैरह जो भी है रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ईआरपी एकदम इतना बेस्ट सॉफ्टवेयर है कि सब काम खुद ही अपने में ई रूप में इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कर देगा। तो फिर आपको कॉस्ट कम हो लगेगी, पेपर-वेपर का खर्चा वगैरह कम होगा, ठीक है? डन। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी आपकी प्रोसेस की गाइज़ ऐसे सब चीज़ शेड्यूल्ड रहेगा कि यहाँ से आने वाला है, इस प्रोसेस से जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। इन्वेंटरी आपको ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अपने आप कम हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि इस प्रोसेस में को इतनी इन्वेंटरी लगाना है, इसमें इतना लगाना है, अभी स्टोर में इतना है, कब ऑर्डर करना है। तो ये सब चीज़ आपको पहले से जब पता रहेगी, तो इन्वेंटरी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके एग्ज़ाम्पल आप ले लो गाइज़ जैसे कि घर पे राशन का सामान आता है, तो मम्मा को पता होता है कि कितनी इन्वेंटरी मेंटेन करना है, कब इन्वेंटरी मंगाना है, कब चावल खत्म होने वाला है, कब दाल मंगाना है, दाल कितनी यूज़ होती है, चावल कितना यूज़ होता है, कब क्या यूज़ होता है, सब पता होता है। तो मम्मा लोग भी तो इन्वेंटरी मैनेज करते हैं घर में। वो बात अलग है कि पता नहीं होता अपन को, बट अपन अपने डेली लाइफ से एग्ज़ाम्पल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर अपन को मम्मा को ये भी पता रहता है कि अगर मम्मा आज ऑर्डर करेगी तो कितने दिन में सामान आएगा उनका, ठीक है? तो लीड टाइम भी उनको पता होता है। तो गाइस जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, तो ऑब्वियसली आपको लीड टाइम भी रिड्यूस हो गई आपका, ठीक है? जल्दी-जल्दी काम होगा ना, सब चीज़ पहले से डिसाइडेड रहती तो जल्दी काम होता है। उसी टाइम डिसाइड करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आप सोचो ना, आप पहले से सोच के रखो कि ज़ोमैटो से तो आज मेरे को बिरयानी ऑर्डर करना है, तो फिर आप ऐप खोले सीधा बिरयानी वाला जो शॉप पसंद है वहाँ से ऑर्डर कर दो तुरंत। और वही आपने सोचा ही नहीं कि क्या खाना है, बस बैठ के सोच रहे हो, देख रहे हो, लालच आ रहा है, ये कर दो, महँगा है, अरे ये अरे इसमें सेल नहीं चल रहा, अरे इसमें तो कूपन नहीं है, अच्छा ये तो टेस्टी नहीं है, अरे ये तो मन नहीं हो रहा खाने का। तो बस ये सब करते रहोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो इस लीड टाइम मतलब लाने ले जाने का जो समय रहता है उसको बचाना, तो वो टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है? उसके बाद फिर जो भी आपको स्टॉक से लेके ऑब्स्टिकल्स आएँगे मतलब रुकावटें आएँगी आपके में, वो सारी कम हो जाएगी क्योंकि ईआरपी आपके साथ है, तो डर की क्या बात है, ठीक है गाइज़? और ये आपकी ऑर्डरिंग, पेमेंट सब का काम खुद ही कर देता है, तो फिर इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। गाइस देख लेते हैं कि किस वजह से हमारा जो ईआरपी है वो फेल हो गया। तो गाइस कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स होती है हर चीज़ में, तो हम देखते हैं कि ईआरपी में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि बेचारा फेल हो गया। ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ईआरपी फेल हो गया? तो गाइस पहला कारण तो ये कि एफिशिएंसी में थोड़ी कमी रह गई थी, उसके वजह से फेल हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, ईआरपी की ज़िंदगी में भी तो आ सकती है ना। तो उसकी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आ गई तो उसको अब सॉल्व ही नहीं कर पाया वो बेचारा, क्योंकि गाइस वो सॉफ्टवेयर है, इंसान नहीं ना। तो इसलिए वो सॉल्व नहीं कर पाया टाइम में, प्रॉपर टाइम में नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि यार जैसे कि अपन को कहीं जाना है पार्टी में, तो जैसे लड़कियों के पास तो कपड़े ही नहीं होते ना, फिर उनको शॉपिंग करना होता है। वैसे ही ईआरपी के पास भी हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर कभी-कभी लैग क्या हो जाता है सपोर्ट का, जैसे गाइस आपको कहीं जाना है, तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बोलोगे मम्मा-पापा गोवा जाना है, तो आपकी मम्मी बोलेंगी पति के साथ जइयो, तो गाइस वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसा टाइप के कभी-कभी ईआरपी में भी सपोर्ट चाहिए रहता है जिनका, वो उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो वो फेल हो जाते हैं, हमारा प्लान फ्लॉप हो जाता है जैसे कि, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर फेल कभी-कभी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो बिज़नेस की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है। गाइस अपन कोई रिलेशन में और हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो फिर फेल हो गया ना वो इंसान, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन, हमारे झगड़े हो रहे बिकॉज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ईआरपी के साथ कम्युनिकेशन कोई नहीं कर रहा था, तो फिर इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से होता है। ट्रेनिंग ही नहीं है, किसी को चलाने ही नहीं आती बाइक तो फिर जाएँगे कैसे? ठीक है, तो इनको ईआरपी चलाने नहीं आता तो फिर ईआरपी की ही फेलियर है ना कि वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई चला नहीं पा रहा है उसको, ठीक है। फिर कभी-कभी गैप एनालिसिस करने में भी फेल हो जाता है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इसी के तो गाइस नाम से अपन थोड़ा ना रिलेट करते हैं चीज़ों को, देन अपन को अच्छे से याद होगा, ठीक है? देखो, टीपीएम है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? टोटल मतलब पूरा, प्रोडक्टिविटी का मतलब ऐसी 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 एक्टिविटी जो हमको कोई भी चीज़ को अच्छे से पूरी तरीके से करने में हेल्प करे, ठीक है?
और मैनेजमेंट का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सब चीज़ को अपन अच्छे से यूज़ कर सके, जिस भी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उसको फुल्ली यूज़ कर सके। ठीक है, तो टीपीएम जो है गाइस है ना, वो क्या करता है, बेसिकली ना आपको ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज बताता है, ऐसे वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी तरफ, ताकि ना आपकी जो मशीनरी है, ठीक है, आपकी जो मशीनरी है और आपका ऑपरेटर जो है, ठीक है, उनके बीच में ऐसी मेल ऐसा कनेक्शन बना देता है, ताकि आप आपका जो काम है वो आप टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, मतलब एकदम अपना काम को प्रोडक्टिविटी की तरीके से आप कर सको। ठीक है? जैसे कि देखो गाइस, अपन थोड़ा लैंग्वेज से पढ़ते हैं अब। जो टीपीएम है वो आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? जो सिस्टम जो वो क्या करेगा, सिस्टम वो कोऑर्डिनेट करेगा चीज़ों को, ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सको, ठीक है? और अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी से अचीव कर सको। ये अप्रोच जो रहती है वो क्या करती है, मिलाती है मशीन और ऑपरेटर को, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बनाती है, बॉन्ड बना के इनको मिलाती है, उनके बीच में कनेक्शन बनाती है, ताकि जो ऑपरेटर है, जैसे कि गाइज आप समझ लो ना कि आप स्कूटी में आप कहीं जा रहे हो और आपकी स्कूटी हो गई पंचर, ठीक है, आपकी स्कूटी को खराबी आ गई कुछ, तो गाइज वहां पर आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आपको पंचर बनाने नहीं आता, तो आप क्या सोचोगे, कोई मैकेनिक मिल जाए आसपास, कोई हेल्प कर दे, ठीक है। तो वैसे ही जब फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर, तो मशीनरी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो टीपीएम है वो हेल्प करता है कि वो जो ऑपरेटर जो जैसे स्कूटी को आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको चला रहे हो, वैसे ही जैसे ही ऑपरेटर उसको चलाता है, वो उसको ठीक करने लायक बन जाए, सो दैट कभी भी मशीन में खराबी आएगी, उसको इधर-उधर देखने का ज़रूरत नहीं, खुद ठीक कर लो। जैसे गाइज़ अगर आपको खाना बनाने आता है और आपकी मम्मा बाहर गई है, तो आप तुरंत जाओगे किचन में, अपने लिए कुछ बनाओगे और खा लोगे। वहाँ पर आपको ज़ोमैटो में देखना नहीं पड़ेगा कि क्या ऑर्डर करूँ, क्या ऑर्डर करूँ, क्या ऑर्डर करूँ? ठीक है गाइज़? तो इसमें टीपीएम एक तरीके से लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है, ताकि वो अपना काम खुद कर सके, ठीक है। टीपीएम मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है ना गाइस, वो इम्प्रूव करती है आपकी प्रोसेस को डे बाय डे, ताकि वेस्टेज कम से कम हो, एकदम कम से कम हो या ना के बराबर हो। और इसका ऑब्जेक्टिविटी हमेशा से यही रहता है कि वो आपकी इक्विपमेंट को गुड कंडीशन में रखे, ताकि आपकी प्रोसेस में कोई भी इंटरफेरेंस ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी रुकावट ना आए। तो वो आपकी एक्टिविटी को ऐसे ठीक करता है ताकि आपको कोई भी इश्यू ना आए, ठीक है? और कोई इश्यू आए तो आप खुद ठीक कर पाओ। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया हो। और गाइस इसका एक और मकसद ये भी रहता है कि ये मिनिमाइज़ करता है सारी अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स को, जो भी फेलियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन, वो सारे फेलियर्स को वो मिनिमाइज़ करता है। समझो ना गाइस आप ये चीज़ को एकदम अच्छे से, कि जब आपको खाना बनाने आते रहेगा, तो चाहे आपका डेटा खत्म हो जाए, आप ज़ोमैटो से ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आज लॉकडाउन लग गया तो ज़ोमैटो वाले भाई वैसे ही नहीं आ पा रहे। इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपको खाना बनाने आता है और मम्मा आपकी बाहर गई है, तो उस केस में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा, आप चुपचाप जाके खुद बना के खा सकते हो, ठीक है? तो इसमें टीपीएम की वजह से आप क्या किए, मिनिमाइज़ कर लिया अपनी अनएक्सपेक्टेड फेलियर, जो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होने वाली थी, वो अपने आप कम हो गई। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ ऐसे पिलर्स है, उसको डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? तो गाइस कुछ पिलर डिस्कस कर लेते हैं अपन टीपीएम के। तो गाइस सबसे पहला अपना है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस, ठीक है? ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अता-पता ना हो, ठीक है? फिर एक अपना प्लान्ड, मतलब जो चीज़ अपन प्लान करके करते हैं, ठीक है? फिर क्वालिटी मेंटेनेंस, मतलब क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। फिर फोकस्ड, मतलब फोकस था इम्प्रूवमेंट होगा करके, ठीक है? फिर अर्ली इक्विपमेंट, मतलब अर्ली मतलब पहले से ही ठीक करवा लो चीज़ों को। फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए करते हैं। फिर सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के लिए करते हैं। फिर ऑफिस की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको ब्रीफ में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है अंदर में। तो गाइस देखो, सबसे पहले ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, इसका मतलब होता है गाइस, इस स्टेप में ना हम लोग को जो ऑपरेटर रहता है, ठीक है, जिसको मेंटेनेंस करना है, उसको हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपना काम करो, और तुम इसके डाउन टाइम को कम से कम करो, मतलब जब डाउन हो जाती है मशीन, तो उसके टाइम को कम से कम करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस में ऐसे स्टेप लेते हैं अपन, जिसमें ऑपरेटर को हम कहते हैं कि तुम ऐसी मेंटेनेंस करो, ऐसी बेसिक वाली मेंटेनेंस करो, जिसमें वर्कर जो रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और उसको डाउन टाइम को कम से कम रखना है, ठीक है?
देन गाइस प्लान्ड मेंटेनेंस क्या होती है? तो प्लान्ड मेंटेनेंस में ना अपन क्या करते हैं, पहले से शेड्यूल करके रखे रहते हैं कि हमको मेंटेनेंस करवाना है करके मशीन के बिहेवियर के हिसाब से, और पहले वो जितने बार खराब हुई है उसके हिसाब से अपन डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसको शेड्यूल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और उसकी लाइफ के हिसाब से भी अपन कर सकते हैं कि इतनी साल की लाइफ है तो उसके हिसाब से अपन कैसे उसको प्लान करें। ठीक है गाइस, और फिर उसके हिसाब से जब अपन उसको शेड्यूल कर देते हैं ना तो वो प्लान्ड हो जाती है। कोई भी चीज़ को अपन ऐसे बता दिए, प्लान कर लिए तो फिर वो ऑब्वियसली शेड्यूल हो गई, तब तो प्लान होगा ना। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसकी पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से अपन करते हैं। ठीक है, देन क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस में क्या होता है, इसमें ना अपन देखते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है ना, वो खुद ही डिटेक्ट करे और प्रिवेंट करे एरर्स को। जितने भी प्रोडक्शन के दौरान एरर्स होते हैं उसको वो खुद ही डिटेक्ट करे और खुद ही प्रिवेंट करे। ठीक है, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आएगी इक्विपमेंट से रिलेटेड और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, उसको वो सेट करे और कंटिन्यूअसली इस इवेंट को वो क्या करे, डिटेक्ट करते रहे। जैसे कि गाइस कोई कोई वो रहती है मशीन, वो डिटेक्ट कर देती है, सॉर्टेक्स मशीन्स रहती है जिसमें चावल से ना उन लोग सारे कंकड़ वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो क्वालिटी मेंटेनेंस है, उसमें वो डिटेक्ट करता है कि क्या कंकड़ है क्या पत्थर है, और फिर वो पॉलिश वॉलिश करके चावल को सीधा बाहर निकालता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि वो क्वालिटी मेंटेनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर क्या अपन नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स्ड इम्प्रूवमेंट। मतलब गाइस काइजन थ्योरी, काइजन का मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट चलती रहनी चाहिए। ये एक जापानीज टेक्निक है जो अपन इंटरमीडिएट में पढ़े थे, आई होप गाइस आपको याद होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें हम अपने पूरे सिस्टम का इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, और एलिमिनेट करते हैं कि हमारा लॉस कम से कम हो। ठीक है, इसमें अपन कंटिन्यूअसली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, और एलिमिनेट करते हैं सारी, कोई भी प्रोसेस ऐसी ना हो, और उसको एलिमिनेट करते हैं जो कि वैल्यूएबल ना हो। ठीक है, फिर अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस। अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस में क्या करते हैं गाइस, अपन ना बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी वाली डिज़ाइन करते हैं स्टेज। ठीक है, एक ऐसा स्टेज डिज़ाइन करते हैं जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है और वो आपको हेल्प करता है अपने ऑपरेटर को कि वो इजीली इजीली मेंटेनेंस कर सके। ठीक है, मतलब वो डिज़ाइन ही इस तरीके से होता है कि वो एफिशिएंटली काम करे और इजी रहे ऑपरेटर के लिए कि वो डिलीवर कर सके अपना काम। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप ना, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में क्या होता है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में अपन इक्विपमेंट, मतलब जो अपना ऑपरेटर रहता है उसको वेल इक्विप्ड कर देते हैं, उसको एजुकेट कर देते हैं, उसको ट्रेनिंग दे देते हैं उसके काम के लिए, ताकि वो अच्छे से काम करे अपना और पूरी प्रोडक्टिविटी से अच्छे से मेंटेन करे एक्टिविटीज को। ठीक है, इसमें दो चीज इंक्लूड होती है गाइस, एक होती है टेक्निकल और एक होती है सॉफ्ट। मतलब टेक्निकल स्किल्स देंगे आपको जो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में काम करेगी, उसी में चीज को फोकस करेगी, और सॉफ्ट स्किल बाकी अदर एक्स स्किल्स जो इम्पोर्टेंट है वो सब भी देते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल्स दोनों देते हैं। किस में देते हैं मैम, दोनों दोनों अपन देते हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में। इसमें ऑपरेटर को एजुकेशन देते हैं ताकि वो इक्विपमेंट को अच्छे से मेंटेन कर पाए। देन सेफ्टी एंड हेल्थ इन्वायरमेंट, इसमें क्या करेंगे अपन, अपने वर्कर को, अपन जो हमारा वर्कर है उसको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब उसको ऐसी जगह प्रोवाइड करेंगे जो उसके हेल्थ को लेके, सेफ्टी को लेके सब कुछ इंश्योर करते हुए उसको अच्छा वर्क प्लेस प्रोवाइड करेंगे। और कोई भी अनसेफ चीजें जैसे है गाइस, जैसे कि अपन को हेलमेट प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर्स को, जो लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, क्योंकि वहां पर अनसेफ कंडीशंस रहती हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एम्प्लॉय है उसका एटीट्यूड भी चेंज हो ना अपने काम को लेके, वो भी सोचे कि कितना कितना हमको मदद करता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और जो भी चेंजेस रहेगा उसके तरफ, मतलब एटीट्यूड चेंज रहेगा, किसका, एम्प्लॉय का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा अपने काम को लेकर, और फिर अब वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। जैसे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो गाइस ऑफिस टीपीएम से क्या समझते हो आप, इसमें अपन ऑफिस का टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट करेंगे। मतलब गाइस अपन क्या करेंगे, इसमें अपन समझेंगे पहले तो पूरा फंक्शन जितना भी है उसको पहले अपन समझेंगे,
और उसके बाद अप्लाई करेंगे सारी प्रिंसिपल जो कि लीन होती है। लीन मतलब कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, निश एरियाज़ में जहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा हो, ठीक है? तो वहाँ पे अपना ऑपरेशंस को अपन लगाएँगे और फिर एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे अपन, ठीक है? इसमें अपन अप्लाई करते हैं सारी टेक्निक जिससे इम्प्रूव कर सकें हम एफिशिएंसी को, ठीक है? ऑफ़िस टीपीएम क्या होता है? ये एक सपोर्टिव सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है मैम? सपोर्ट करता है ऑफ़िस को, ताकि उसमें सारे फंक्शन क्या कर सके, अच्छे से चल सके एफिशिएंटली, ठीक है? और इम्प्रूव करता है वहाँ की एफिशिएंसी और सपोर्ट सिस्टम को। तो गाइज़ अब देख लेते हैं कुछ बेनिफिट्स है टीपीएम के, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो आखिर क्या है इसके फ़ायदे और क्या है इसके बेनिफिट्स? तो गाइज़ सबसे पहला जो हमारा फ़ायदा है, तो इसमें जो मैनेजमेंट गोल्स रहते हैं, वो कौन डेवलप करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट खुद ही डेवलप करता है खुद के गोल्स को, ठीक है? वो खुद ही अपने अपने गोल्स को खुद क्या करता है? डेवलप करता है। फिर बाउंड करता है टीम को, मतलब टीम लोग को जोड़ता है। सबके साथ मिल-जुल के काम करना सिखाता है, ठीक है? फिर क्या करता है? क्वालिटी को अच्छे से इम्प्रूव करता है और फिर टोटल कॉस्ट में कॉम्पिटिटिवनेस लाता है। मतलब कॉम्पिटिटर का जितना कॉस्ट पड़ रहा है, हमारा भी उतना पड़े, वैसा टाइप का करता है, ठीक है? फिर जो भी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी है टीम की, ट्रेनिंग की, वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। मतलब जितना भी अपन टीम में जो भी काम करवा रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्टिविटी एनहांस करवा रहे हैं, तो ऐसी करवाएँगे कि इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हमारी, ठीक है? और अपन चाहेंगे कि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं, वो पहले ही अपन डिटेक्ट कर पाएँ, खराब ना होए उससे पहले अपन सब कुछ डिटेक्ट कर लें, ठीक है? और अपन मेज़र करें सारे डिटेक्ट को अच्छे से और फिर उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम कर सकें, ठीक है? तो अब चालू कैसे करेंगे टीपीएम, ये सवाल उठता है। हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे अपन? तो इसके कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स गाइस याद करते हैं चलो अपन साथ मिलकर। सबसे पहले तो अपन कुछ लोगों को लेंगे, ठीक है? जैसे ही अपन को कुछ स्टार्ट करना होता है, अपन को कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, तो अपन कुछ लोगों को ले लिए, सेट ऑफ पर्सन्स को ले लिए, पीपल को ले लिए। अब क्या करेंगे, उसमें फिलॉसफी लगाएँगे, ठीक है? उन लोगों को सिखाएँगे कैसे करते हैं, ठीक है? जब उन लोग काम करना सीख जाएँगे, तो उनको प्रमोट करेंगे कि आपको ऐसे करना है। उसके बाद जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, सबको ट्रेनिंग देंगे अपन। सबको ट्रेनिंग देने के बाद ऐसा एरिया आइडेंटिफ़ाई करेंगे जिसमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। और जब अपन को मिल गया तो उसमें एक ग्रुप को अपन भेज देंगे, ठीक है? आई होप गाइस आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे, फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपन कुछ लोगों को खोज के लाएँगे, उनसे फिलॉसफी सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर उसको प्रमोट करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉइज़ को। ये उस टाइप से है गाइस जैसे कि कोई नहीं आता भाषण देने कॉलेज-वॉलेज में, किसी स्पीकर को बुला लेते हैं मोटिवेट करने के लिए। तो वो हम लोग मोटिवेटर स्पीकर को ढूँढते हैं, फिर वो अपनी मोटिवेशन देता है, फिर अपन मोटिवेशन से प्रमोट करते हैं, फिर अपने सब बच्चों को सिखाते हैं, फिर अपन देखते हैं कि कहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, फिर वो जो ज्ञान देने वाला है उनको वहाँ भेजते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से आप याद करोगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइज़ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत अच्छी लगती तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज़।